आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने ये पाया कि ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे से बंधी हुई है। ठीक है, चाहे आप बात करें यूनिवर्स की किसी भी जो है सोलर सिस्टम की या किसी गैलेक्सी की, इवन यहाँ तक बात हम लोग कर सकते हैं कि जिस तरह आपने मीडिया वगैरह में देखा होगा, तमाम फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनती रहती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है इस तरह के अरबों खरबों सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी में है। और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मतलब एक रैंडम आइडिया है कि किसी एक गैलेक्सी में लगभग 10 टू पावर 22 स्टार्स होते हैं। एक रैंडम आइडिया है, ठीक है, कि लगभग एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा सन इस 10 टू पावर 22 स्टार्स में से, 10 टू पावर 22 का मतलब 10 के आगे 22 जीरो लगा दीजिए, उसमें से एक स्टार हमारा सन भी है। तो केवल हमारे एकमात्र गैलेक्सी में जब इतने स्टार्स हैं और इतने स्टार्स हैं तो जैसे हमारे सन का एक अपना सोलर सिस्टम है वैसे ही इन स्टार्स का भी अपना एक सोलर सिस्टम होगा। और जब अपना सोलर सिस्टम होगा हर एक स्टार्स का तो उस स्टार के चारों तरफ 2, 4, 6, 10 जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, रिवोल्यूशन कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। ये बात हुई हमारे एकमात्र गैलेक्सी की। इवन यहां तक भी बात करेंगे जैसे हमारी जो गैलेक्सी है, जो भी सिंबल है उसका, उस गैलेक्सी का सेंटर अगर यहाँ है तो इस सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर, ठीक है, हमारा ये सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और आज इसे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये अरबों खरबों ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सोचने वाली ये बात है कि इतने बड़े गैलेक्सी में जहां तमाम स्टार्स हैं, तमाम सोलर सिस्टम है, उस व्यवस्था में अगर हमारा सन अरबों खरबों ईयर से एक ही स्थान पर बना हुआ है तो इसका मतलब कि ये किसी न किसी फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो इसको बांध कर रखी है और ये इससे दूर नहीं जा रहा है, उस प्रॉपर डिस्टेंस पर आज भी बना हुआ है। तो इन्हीं सारे चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोगों को अब इस ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर इंटर करना है, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर हम लोगों को बहुत से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है जो बहुत ही नेचुरल चीजें हैं और हमारे आसपास हमेशा हमको देखने को भी मिलती है। तो अब पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये सोलर सिस्टम आज भी अपने प्लेस पर बना हुआ है, सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर बना हुआ है। अच्छा, 30,000 लाइट ईयर का मतलब आप समझ रहे हो कि कितना दूर है सेंटर से? 1 लाइट ईयर का मतलब है कि अगर लाइट की स्पीड से आप या हम चले तो उस लाइट की स्पीड से, हाँ बिल्कुल, चलिए आप प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, किसने चैट किया है। अभी इसको अब शुरू किए हैं तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देते हैं, लास्ट में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर लाइट की स्पीड से हम लोग चलना आज स्टार्ट करें तो इस लाइट की स्पीड से 1 ईयर तक चलते रहेंगे लगातार, तो जितनी दूरी हम कवर करेंगे डिस्टेंस, दैट विल बी नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में उतनी दूरी मानी जाएगी। तो आप सोचिए 30,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है, इतना दूर जाने के लिए 30,000 ईयर्स लगेंगे, वो भी लाइट की स्पीड से। तो अब क्वेश्चन ये बना कि आखिर ये अपनी जगह पर बना कैसे है। तो बहुत से साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, ठीक है,
और आप लोग देखेंगे तो सोलर सिस्टम प्लैनेट्स को लेकर कॉपरनिकस हुए, और उसके बाद और भी कौन बैरे करके एक साइंटिस्ट थे, केपलर है, न्यूटन है, उसके बाद हमके ये जो थे स्टीफन थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बतलाया इसके बारे में भी। तो सभी साइंटिस्टों ने इसके बारे में काम किया और थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती गई। फिर ये इंफॉर्मेशन इतनी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, ठीक है, लोगों ने, केपलर जी ने बहुत पहले ही बतला दिया, केपलर जी से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बैरे करके उनका टाइटल था, उन्होंने भी, उनकी खासियत क्या थी कि वो मतलब कैलकुलेशन के बेस पर उन्होंने बतलाया था कि सन सेंटर में है और सन के चारों ओर प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के कैलकुलेशन, इन्हीं के डॉक्यूमेंट का अध्ययन करके केपलर ने भी जो है और थोड़ा सटीक इंफॉर्मेशन दिया, जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ और इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तक यहां तक ये बातें नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये रिवॉल्व कर क्यों रहे, व्हाट इज द रीजन। ये तो समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कौन सा है, और वो फोर्स क्या यहाँ अर्थ पर भी काम कर रहा है, हम लोगों पर भी काम कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक दिन ऐतिहासिक घटना हुई। वो ऐतिहासिक घटना बड़ी कॉमन घटना थी, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी वो बंदा बहुत जीनियस था। एक दिन जो हम लोग बुक में पढ़ते आते हैं कि न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन और साइंटिस्ट है, वो एक दिन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए स्टडी कर रहे थे कहीं किसी बगीचे में, और अचानक वो एप्पल एक उनके सिर पर आकर गिर गया या अगल बगल गिर गया। अब वो एप्पल जब नीचे गिर गया तो वहां उनके मन में एक प्रश्न उठा कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। अब जब उन्होंने एक प्रश्न पर विचार किया तो अब अपने आसपास तमाम चीजों को देखे, बॉल को फेंक रहे हैं वो बॉल भी नीचे आ रही है, किसी और चीज को थ्रो किया वो भी नीचे आ रही है। तब अब इनके दिमाग की बत्ती जल गई, भाई नॉलेजेबल पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे, अब इनके दिमाग की बत्ती जली और ये इस बात पर विचार करने लगे कि भाई आखिर ये नीचे आया ही क्यों। और बहुत समझने सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो ना हो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ इस एप्पल पर एक फोर्स लगा रहा है, हर एक उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है जो इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, हर एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा रहा है और उसे अपनी ओर खींच रहा है। तो उन्होंने ही इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये फोर्स जो काम कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने का, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर उन्होंने ये भी बतलाया, ये दिमाग लगाया कि अच्छा जो एप्पल है पहले तो रेस्ट में था, जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो वो मोशन में आया और हर पल उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसको तो पुल किया जा रहा है, फोर्स लगा रहा है अर्थ, तो उस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में ये चेंज किसके कारण आया भाई, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो चीजें हमको पता चली। और फिर न्यूटन ने, चूंकि जब भाई इतनी स्टडी कर लिए, इतना कुछ बता दिए और दुनिया भर के साइंटिस्ट एग्री हो गए कि हाँ न्यूटन जी सही बोल रहे, तब उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस तरह से काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच काम करता है, दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, जो मैटर है, ठीक है,
उनके बीच ये फोर्स काम करता है, नो मैटर कि वो ऑब्जेक्ट कितनी कितनी दूरी पर है। तब उन्होंने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ दिया, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। क्या बताया उन्होंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 और इनके बीच में डिस्टेंस है r की। इसी दो चीजों पर ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पर और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर। इस तरह से उन्होंने फार्मूला हमको दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ जाता है ना न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लिखने के लिए। तो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जब हमको लिखने के लिए आ जाता है तो वहां पर हम इसको मान लेते हैं कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 are kept at a distance of r मीटर। ठीक, यस बेटा, सर डिराइव करने के लिए भी आएगा ना? बिल्कुल आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है और स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है केवल। तो कोई नहीं, बस आपको यहाँ थोड़ा सा याद देखिए, डिराइव हम लोग कर ही रहे हैं, यहाँ बस एक्सप्लेन आपको कर देना है कि m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है। ठीक, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने ये एक कांस्टेंट इसके साथ दिया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां m1 m2 और r को हमको पता है, m1 m2 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, F is the force which is acting between these two objects and G is the gravitational constant, universal gravitational constant। ठीक है, और इसे न्यूटन कांस्टेंट भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में आप पढ़ेंगे तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसे न्यूटन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला मिला। आप चूंकि फोर्स की बात है, फोर्स किसी भी तरह का हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो या नॉर्मल फोर्स हो, सबका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस भी ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अब इसके बाद जब हमको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है और इसमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यूज हो रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और इसकी यूनिट भी हमको पता होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करके, G is equal to F r² अपॉन m1 m2। F क्या है, फोर्स न्यूटन, r डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम यानी kg स्क्वायर। It is the unit of universal gravitational constant Newton meter square per kg square। और इसकी जो वैल्यू है कैपिटल G की, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किसने किया, जो है कौन थे भाई वो, कोई नाम बताया मुझे, ध्यान दिलाए, नाम क्या था उनका? यस, अरे देखो नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है भाई। अरे कैवेंडिश, ठीक है, उनका पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा। कैवेंडिश जो है वो भी एक बेहतरीन साइंटिस्ट रहे और उन्होंने जी की वैल्यू निकालने के साथ साथ जो है अर्थ की डेंसिटी भी फाइंड आउट करने में मदद किया था। उन्होंने हम लोगों को हाइड्रोजन गैस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया था। तो बहुत से काम उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस जी की वैल्यू लेबोरेटरी में फाइंड आउट किया।
लेबोरेटरी में जो टॉर्सन बार होता है, एक पेंडुलम होता है, उसकी हेल्प से उन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू को लैब में फाइंड आउट किया और वो वैल्यू कितनी थी? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू उन्होंने कैपिटल जी की दिया। ठीक है सर। यस, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। बतला रहा हूँ, इंपॉर्टेंस भी बतला रहा हूँ ग्रेविटेशनल लॉ का। जी पूछिए, क्या पूछे? सर ये कांस्टेंट लगाने के पीछे क्या कारण था सर? इसका कुछ एडवांटेज है? जब भी प्रोपोर्शनल साइन हमको हटाना होता है तो इसकी जगह हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अब इसको मैथ वाले सर से जरा एक बार पूछिएगा तो और बढ़िया बतलाएंगे, क्योंकि मैथ में बहुत जगह हम लोग प्रोपोर्शनल साइन यूज करते हैं और फिर उसको हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट यूज करते हैं। तो मुझसे बहुत बेहतर वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। भाई मैं पूरी तरह से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इसको, या तो मैं पढ़ूंगा तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो एक बार आप मैथ्स वाले सर से अपने कंसल्ट करिएगा। अगर वो नहीं बतलाते हैं तो मैं भी इसके बारे में थोड़ी स्टडी करके पुरानी यादों को ताजा करूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, हाउ साइंटिस्ट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अर्थ? अब भाई थोड़ा सा देखो, अभी ग्रेविटेशन जो रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट किए हैं वो किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी और फिर उसको समझाने में थोड़ा समय अलग लगेगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग में रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ कैसे उन्होंने मेजर किया, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेविटेशन इज रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका कहना गलत नहीं है। इट इज रिलेटेड टू टॉपिक, लेकिन मुझे भी आधी अधूरी चीजें ध्यान में आ रही हैं। और दूसरी चीज कि उसमें कुछ वर्ड ऐसे यूज होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े से अलग होंगे, तो उन्हें भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन। ठीक, तो अब बात करते हैं, जब हमको कैपिटल जी मिल गया, न्यूटन फोर्स मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंस जो हमको दिख रहा है वो है हमारे अर्थ की चारों ओर एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर न होता तो यहाँ गैसेज नहीं होती, ऑक्सीजन गैस नहीं होती, हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो हु इज द फादर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स? फादर तो हम न्यूटन को ही कहेंगे। ठीक है, नेम अगर ग्रेविटेशन फोर्स नेम की बात कर रहे हैं तो ये तो न्यूटन ने ही दिया। हाँ, लेकिन कोई फोर्स काम करता है जो है प्लैनेट्स और सन के बीच, ये चीज जो है दिया था, कई लोगों ने कोशिश किया। ठीक है, इससे पहले न्यूटन जी से पहले भी बहुत लोगों ने, केपलर ने खुद बताया था कि भाई रिवॉल्व करता है, लेकिन उस फोर्स का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था किसी ने। ठीक है, और न्यूटन ने नाम दिया। यस बेटा? सर जस्ट लाइक गैलीलियो। गैलीलियो ने भी बतलाया, बहुत कुछ बतलाया, बिल्कुल न्यूटन की तरह ही। अरे मतलब गैलीलियो ने जो लॉज ऑफ मोशन बतलाया है न्यूटन ने, उसमें गैलीलियो का रोल नहीं है। उन्होंने कितना कुछ बतलाया था, लेकिन अब इसको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया इन्होंने, दिया, तो इनको हम लोग लॉज ऑफ न्यूटन, मतलब 3 लॉज ऑफ न्यूटन का बोलते हैं ना। तो इस तरह से नेम देने का काम इन्होंने किया, इसलिए फादर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स हम कह सकते हैं न्यूटन को, क्योंकि आप स्पेशली नाम ले रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, हाँ, ये कहते हैं आप कि प्लेनेट और सन के बीच फोर्स लगता है, ये कौन खोजा, तब ये इतिहास के पन्नों में कहीं दबा है, क्योंकि इसके बारे में तो भाई कोपरनिकस और उससे पहले भी कुछ लोगों ने चर्चा शुरू किया था, और इसके लिए उनको सजा भी मिली थी, मैंने ऐसा बुक्स में पढ़ा है।
क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनका मानना रहता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सब कुछ घूमता है, ठीक है, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यस सर वो मानते थे कि सूरज को कोई जानवर खा लेता है। वही चीज, तमाम तरह के मिथ थे। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन रहा इनका। तो हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन में भाई हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के कांटेक्ट में इसीलिए बना है क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगाता है, हाँ वही बतला रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कि अर्थ गैस मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो भी मासिव ऑब्जेक्ट है, मैटर है, तो उस पर फोर्स लगा रहा है कौन? अर्थ, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं और उस प्लेस पर टिके हुए हैं, वो अर्थ को छोड़कर नहीं जा रहे। तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी रक्षा भी कर रहा है सन से आने वाले हार्मफुल रेज से, ठीक है। और हमारे लिए वही भाई सर, मून इज ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ पर टाइड कैसे काज करता है, बता रहा हूँ भाई, टाइड भी बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। दूसरा, जितने भी सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सैटेलाइट है वो चाहे जिस भी ऑर्बिट में, एक्चुअल में वो नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन अर्थ के द्वारा उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये लीनियर ऐसे टेंडेंशियल ना जाकर ऐसे कर्वी पाथ पर, कर्वेचर वाले पाथ पर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स है, या मून हो या नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई हो, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि हमारे जितने प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ, सन और प्लैनेट्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि सन भी मासिव ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट भी मासिव ऑब्जेक्ट है, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो वहां कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशन। उसके और आगे बढ़ते हैं, गैलेक्सी की बात करते हैं। अभी बात हो रही थी कि गैलेक्सी में यहाँ कहीं हमारा सन है। आपको पता होना चाहिए कि जो है ये गैलेक्सी भी रिवॉल्व करती है, ठीक है, बहुत सालों में करती है, ये भी पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में, इवन यूनिवर्स छोड़ के सुपर यूनिवर्स में चल जाओ, सुपर यूनिवर्स क्या है? ऐसा हाइपोथेटिकल थ्योरी दिया गया है कि जैसे हमारा एक यूनिवर्स है ना, हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सी है, अरबों खरबों गैलेक्सी है। तो अगर हमारा एक यूनिवर्स ये है तो इस तरह के बहुत सी यूनिवर्स सुपर है, बहुत सी यूनिवर्स है इस तरह के, लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं। उनके कलेक्शन को हम कहते हैं सुपर यूनिवर्स या सुपर क्लस्टर्स। ऐसा हाइपोथेटिकल देता है, मैंने भी वीडियो में देखा है इसलिए मैं जान रहा हूँ। डिस्कवरी पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है। तो उसने एक्सप्लेन किया कि इस यूनिवर्स के बाहर जब हम बाहर निकलते चले गए, कैसा था वो ना प्रोग्राम, कि वो एक स्पेस क्राफ्ट पर बैठा हुआ है और वो स्पेस क्राफ्ट चले जा रहा है, दिखा रहा है कि हम अपने यूनिवर्स के बाहर निकल रहे हैं ऐसे। और जब बाहर निकलकर कहीं दूर जाते हैं यहाँ, और यहाँ से देखते हैं तो हमको दिखता है कि हमारी यूनिवर्स ऐसे न जाने कितनी बॉल्स हैं। उसको कहा उसने सुपर यूनिवर्स। तो कुछ भी है, सब मासिव ऑब्जेक्ट है, सब के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अब ये तो बात हो गई, और कुछ बातें करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन का। हम लोग अर्थ से जुड़े हुए हैं, अर्थ पर है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए किसी कारण से तो क्या होगा? हम सब स्पेस में उड़ जाएंगे या फिर किसी दूसरे प्लेनेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे।
जिसका ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होगा। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम सब अर्थ से जुड़े हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे इसलिए चली जाती है। अब बात करते हैं टाइड्स की। भाई जो समंदर है, ओशन या सी, उसमें तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर भरा पड़ा है। ठीक, और वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में है तो मतलब वो सॉफ्ट है ना एक तरह से बहुत। ठीक, अब क्या हो रहा है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर ही रहा है, मून का भी कर ही रहा है। तो जहां जहां सॉलिड है हमारा अर्थ, वहां तो ठीक है, स्थिति सब कुछ सही। और जहां पर लिक्विड इतने लार्ज अमाउंट में भरा पड़ा है, तो इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, याद होगा हम लोग पेपर साथ में क्या स्टडी किए थे कि जो है इलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव करता है प्लैनेट। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, सन किसी एक पॉइंट पर है और प्लैनेट इलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक, और प्लैनेट ही नहीं, इवन आप ये कह सकते हैं कि जो मून है, मून भी मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। ठीक, तो उसके कारण जो हमारे जब ओशन की तरफ वाले एरिया की तरफ मून आता है तो वहां क्या होता है, थोड़ी डिस्टेंस, अब जैसे मान लीजिए, ठीक, अब इधर मान लीजिए हमारा ओशन वाला एरिया है अपने में। अब मून जब घूमते घूमते इस एरिया के आसपास आया, ठीक, इतना पानी तो बहुत है क्योंकि 1/3 वाटर है। तो जब जिस साइड ये मून गया तो वहां से इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो कुछ कम हो जाएगी इधर की तुलना में, यहाँ की तुलना में। तो क्या होगा, इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल खींचा जाने लगेगा मून की तरफ या सन की तरफ। ठीक है, जो भी सिचुएशन बने, उसकी रिलेटिव पोजीशन जो भी बने, तो जब खींचा चला जाएगा तो खींच के क्या मून तक तो चला नहीं जाएगा या सन तक तो चला नहीं जाएगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। और जैसे ही रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, इस डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और वो वाटर नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरेगा तो हलचल उठेगी, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उस हलचल का असर किनारे तक जाएगा। तो इस तरह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स की घटना होती है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर जी बताइए। सर अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो सर उसके सर अराउंड में जो सारा गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सर ये सब सर खींचा हुआ है सर, ऐसा अलग प्लैनेट पे क्यों नहीं होता है सर? दूसरे प्लैनेट पे भी तो गैसेस होते होंगे। सब प्लैनेट पे है, सुनिए ध्यान से। इट डिपेंड्स ऑन मास। ग्रेविटेशनल पुल जो है, एक मिनट सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, अरे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल, अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द, अरे तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने में इसका इंपॉर्टेंस है कि किसी भी दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कितना फोर्स लग रहा है। अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं, मतलब वैल्यू लेकर, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, अभी बात हम लोग कर रहे थे कि क्या था क्वेश्चन है, हाँ, कि सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है, यही क्वेश्चन था आपका ना? यस सर। तो बेटे सभी प्लैनेट्स के आसपास एटमॉस्फेयर है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास पर, कितना ज्यादा उसका मास है। ठीक, हम लोग बात अब देखिए किसके किसके बीच कर रहे हैं, प्लैनेट के मास और उस गैस मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात हो रही है। यानी एक मास कैपिटल एम है और एक मास स्मॉल एम है, बहुत कम और एक बहुत ज्यादा। तो अब देखिए हुआ क्या, जिस प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होगा, ठीक, तो एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, तो वो उन गैस मॉलिक्यूल्स को बांध कर रख लेगा। ठीक, उसे जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आप बात कर रही हैं मरकरी की, कि सर मरकरी पर तो है नहीं एटमॉस्फेयर, तो मरकरी अर्थ के कंपेयर में बहुत छोटा प्लैनेट है।
तो अर्थ के कंपेयर में जब छोटा प्लेनेट है तो उसका मास भी बहुत कम होगा, और वो मास इतना पर्याप्त नहीं है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स को बांधकर रख सके। जितना फोर्स चाहिए उन गैस मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए उतना उसका मास नहीं है। वहीं बगल में वीनस पर आ जाइए, वीनस पर आएंगे तो वीनस का तो एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। क्यों? क्योंकि उसका मास लगभग अर्थ के इक्वल है। आपको पता होगा कि वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। बहुत सी समानताएं हैं वीनस में और अर्थ में। तो अब उसका क्या है कि कुछ मास का डिफरेंस होगा, मैं एग्जैक्टली सेम नहीं कह रहा हूं, आप और डिटेल में स्टडी करिएगा नेट पर। लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर है उस वहां पर भी एटमॉस्फेयर है, बस अंतर ये है कि वहां के एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां का वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डे टाइम में, क्योंकि गैस जो हीट है वो रिलीज नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से उसको हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। आते हैं मार्स का। मार्स का जो मास है वो हमारे अर्थ के मास से कुछ कम है, ठीक। तो अब उस पर भी क्या है, एटमॉस्फेयर तो है लेकिन अर्थ से थोड़ा हल्का एटमॉस्फेयर है। लेकिन अब जब इस साइड गैसियस प्लैनेट्स की ओर बढ़िए, क्या क्या होता है, मरकरी, वीनस और मार्स, सॉरी अर्थ पहले था, हाँ, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये। अब जब मार्स के आगे जुपिटर पे आप पहुंचते हो, सैटर्न पे पहुंचते हो, तो जानते हो आप जो सैटर्न है, सैटर्न लगभग 70 टाइम्स उसका मास ज्यादा है सैटर्न का अर्थ से, और जुपिटर का मास लगभग 300 टाइम्स ज्यादा है जुपिटर का मास अर्थ से। और सन की बात करें तो बाप रे, सन का तो 3.5 लाख गुना लगभग ज्यादा अर्थ से मास है। यानी 3.5 लाख अर्थ मिलाकर रखेंगे तब जाके सन ढकेगा, 300 अर्थ ढकेंगे तब जाके जुपिटर पूरी तरह से कवर होगा, और 70 या 80 अर्थ से कवर करेंगे तब जाके जुपिटर जो है ढकेगा। तो अब आप समझिए कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का मास अर्थ की तुलना में कितना ज्यादा है। तो इनका आप जानते हैं ये गैसियस वही है, प्लेनेट ही, गैसों का झुंड, इतना ज्यादा इनका ग्रेविटेशन है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है इन सब प्लैनेट्स का, ठीक। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट का मास कितना है, उसके आधार पर ही हम और आप कह पाएंगे कि जो है एटमॉस्फेयर है। अब जैसे मून की बात कर लेते हैं, ठीक, मून की बात कर लीजिए, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब मून की बात जब हम करते हैं तो मून लगभग 6 गुना कम है उसका मास, ठीक, 1/6 टाइम्स है। तो अब 6 गुना कम मास है और वो मास इतना पर्याप्त नहीं है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सके। ओके, क्लियर है यहाँ? यस सर। सर बट जुपिटर इतना बड़ा है तो वो अट्रैक्ट कर सकता है ना गैसेस को, तो वहाँ एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो है तो एटमॉस्फेयर वहां, वो तो गैसों का झुंड ही है। सर तो लाइफ भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए? लाइफ। ये आप हम नहीं कर सकते। देखिए लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्या पता वहां लाइफ हो, अभी हम उसके बारे में कितना जान नहीं पाए। और लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए साइंस में आपने एक चीज स्टडी किया था, बायो वगैरह, या मतलब चलिए इसलिए कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। अगर हम अर्थ जैसा दूसरा प्लेनेट चाह रहे हैं कि भाई अर्थ पर क्यों हम लोग लाइफ मानते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है सन से वो प्रॉपर परफेक्ट डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पर जो सनलाइट आ रही है वो न ज्यादा है न कम है, ठीक। अर्थ पर वाटर है, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट है, जो ये कंडीशंस हैं, अगर ये किसी प्लेनेट पर बन रही है
तो वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी अभी तक के डिफिनीशन के अनुसार, क्योंकि हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ का हम लोगों ने अध्ययन किया है और हम लोगों ने ये पॉइंट बनाया है कि अगर ये चीजें होंगी तो वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अब मार्स पर है कि नहीं लाइफ, या जुपिटर पर है कि नहीं, सैटर्न पर है कि नहीं, अभी इनके बारे में तो बहुत कुछ जानना बाकी है बेटा। अभी हम कैसे कर सकते हैं कि वहां लाइफ है ही नहीं। किसी लाइफ होने का क्या मतलब है कि ह्यूमन ही हूं, वो तो आपको पता है अर्थ पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, वाटर से स्टार्ट हुई, बैक्टीरिया और वायरस से स्टार्ट हुई। आप पढ़िए इसको तो कुछ इसी तरह का चीज मैंने कहीं स्टडी किया था कि लाइफ जो अर्थ पर स्टार्ट हुई वो वाटर से स्टार्ट हुई, सबसे सूक्ष्म जीव बना पहले, फिर वही डेवलप किया कई सालों में, धीरे धीरे फिश बनी और भी चीजें बनी, फिर वो फिश से फ्रॉग जैसा कुछ जो भी बना, मतलब वाटर से लैंड पर आया, फिर लैंड पर आने के बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ। इस तरह से तमाम चीजें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। लेकिन अब ये कितना सही है ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्यों के आधार पर और हाइपोथेटिकल थिंकिंग के आधार पर ही चीजों को एक्सप्लेन किया गया और ये सारी चीजें हम सबके माइंड को सेटिस्फाई करती गई और हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। ओके, यस सर। सर प्लूटो पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं? एक और चीज सुन लो फिर आप लोगों का, इसके बाद आप ही लोग की क्वेश्चन सुनेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब मीडियम क्या क्या, जैसे एयर, वाटर या कोई सॉलिड बॉडी के थ्रू, अगर जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर रख दिए, बीच में कोई पैक कर दिए, कमरा पैक कर दिए और दूसरे कमरे में एक और सॉलिड बॉडी रख दिए, तो ये जो कमरा है ये रोक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस कमरे के ऑब्जेक्ट और उस कमरे के ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, वो करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इसीलिए ना यूनिवर्स में जो वैक्यूम है वहां भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और वो कितना भी दूर हो, जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको और मेरे आसपास ये बोर्ड है, इधर सीट्स हैं, यहाँ डस्टर है, बुक है, चौक है, तो ये सारी चीजों पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं, मेरी बॉडी सब पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, उनकी दूरी के हिसाब से, उनके मास के हिसाब से। जी, अब क्लियर है यहाँ तक? सर ये कर रहे हैं ना कि सर जैसे अर्थ पे, सर अर्थ हमारा ज्वाइंट शेप स्फीयर टाइप का है ना सर? स्फीयर ही है, बस चपटा है, ऊपर से बताते हैं ना संतरे जैसा। यस सर। तो सर उसके सरफेस एरिया पे जी, उसके सर टोटल सरफेस एरिया पे सब कुछ एग्जिस्ट करता है कि बस कुछ ही पार्ट पे है? नहीं नहीं बेटा, पूरे पार्ट पे एग्जिस्ट वो करेगा ना, ओवरऑल जितना मास है उसकी बात हो रही है। लेकिन आप अगर हमको लग रहा है टाइड्स के पास आ रहे हैं कि ओशन के वाटर पर क्यों फोर्स लगाया उसने, यही चीज ना? नो सर, मैंने यही जानना चाह रहा था कि उसके टोटल सरफेस एरिया पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं नहीं, टोटल सरफेस एरिया पर क्या मतलब, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग टोटल सरफेस एरिया का मतलब उसके जैसे कुछ इस तरह का शेप समझिए, आप इसको और डिटेल में ढूंढिएगा, पढ़िएगा। जैसे संतरा होता है ना, ऑरेंज, तो उस ऑरेंज जैसा कुछ शेप इसका ऐसे ऐसे मतलब मान लीजिए, और थोड़ा ऐसे इस तरह का कुछ शेप। तो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा फ्लैट पार्ट होता है, इसी पार्ट पर हम सब एग्जिस्ट करते हैं। और ये वेस्ट टू ईस्ट को क्या करता है, रोटेशन। पूछ रही है कि प्लूटो पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं, दक्षिता। देखिए प्लूटो पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं, तो एटमॉस्फेयर प्लूटो पर नहीं है सर। क्यों? क्योंकि प्लूटो
अब इसके बारे में तो ज्यादा स्टडी किए नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान जहाँ आ रहा है कि 2006 में इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से शायद निकाला गया था। और दूसरी चीज कि प्लूटो का साइज बहुत छोटा है, समझ में, अर्थ के कंपेयर में, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट नाम भी दिया गया। तो वो छोटा प्लैनेट है, उसके द्वारा इतना फोर्स नहीं लग रहा है मॉलिक्यूल्स पर कि वहां पर शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, प्लूटो के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ इसलिए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि प्लूटो का साइज जो है वो अर्थ से शायद छोटा है। जी दक्षिता, आप कुछ जान रही तो बतलाइए। सर मून से भी छोटा है या मून से बड़ा है? अब ये तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक का चूंकि इसलिए ध्यान में है कि नेपच्यून तक स्टडी करते आए हैं, क्लास 8 में भी रहा है, बच्चों को पढ़ाया हूँ तो दिमाग में है। सर ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, हाँ बिल्कुल डेंसिटी पर तो डिपेंड करेगा ही। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मैटर होगा, मैटर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मैटर कंटेंट बाई ए बॉडी, तो जितना ज्यादा मैटर होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उतना ज्यादा उसका मास होगा। ठीक, अब रहती है बात, चलते चलते जल्दी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं भूल गया था, किसी ने पूछा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेटे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी लिक्विड में या फ्लूइड में जो है करते हैं रिवॉल्व, सॉरी देखो क्वेश्चन एक पूछा है इसने, उस पर दिमाग चला गया चैट बॉक्स में। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में, तो वो लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है कितने के बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया, उस लिक्विड के वेट के बराबर ये फोर्स होगा, जिसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉक करेंगे। टाइम ज्यादा हो चुका है, क्लास 7 में थोड़ा सा मेरा काम बाकी है बेटा अभी, तो उसमें मैं डिले नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। Have a nice day, sir. Thank you, sir. Have a good day. Have a nice day, sir.